नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे स्टॉक के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसको कहते हैं कि इकोनॉमी का बैरोमीटर होता है। और कोई नहीं बट लार्सन एंड टर्बो की बात करने जा रहे हैं। वो कहते हैं बाप है कैपिटल गुड स्टॉक्स का। नो, एक तरह से ना इकोनॉमी बढ़ रही है कम हो रही है, इसी स्टॉक से पता चल जाता है। एक बड़ा हाथी है और ये स्टॉक के बारे में काफी लोगों ने पूछा गया है। ये स्टॉक के बारे में पूछा राहुल दबोडिया ने, रमेश जायसवाल और रूपा गांगुली ने पूछा है कि प्लीज ये स्टॉक के बारे में रिव्यू कीजिए। तो चलिए रिव्यू करते हैं। एल एन टी सॉरी, पूरा डिटेल में एंड तक बने रहिए क्योंकि ये बहुत ही एक्सटेंसिवली हम लोग रिसर्च करने वाले ये स्टॉक, जैसे हम लोग हर रोज करते आ रहे हैं। ठीक है, तो टॉकिंग अबाउट लार्सन टर्बो, ये स्टॉक ने अच्छा खासा रिटर्न दिया है, डिसेंट रिटर्न दिया है। अगर हम लोग पिछले 5 साल में बात करें तो ऑलमोस्ट 21% और 3 साल में 31% और इस साल में तो ऑलमोस्ट 37% का रिटर्न दिया है। और जो रिजल्ट अभी आया वो भी ओवरऑल डिसेंट ही था, इतना खराब नहीं था। तो चलिए डिटेल में बात करें क्योंकि ये स्टॉक ऐसा स्टॉक है ना, मोस्ट ऑफ द रिटेल इन्वेस्टर के पास अपने पोर्टफोलियो में होगा। तो लार्सन टर्बो की एक खासियत ये है ना कि ये स्टेडी रिटर्न देते आ रहा है साल बाई साल। आपको लगता है कि यार एक बड़ा हाथी है, चलेगा नहीं चलेगा, लेकिन जब भी आप देखो ओवरऑल ये स्टॉक ने परफॉर्म किया है। ओके, तो चलिए मैं जस्ट पीपीटी ओपन कर लेता हूँ। सो टॉकिंग अबाउट दैट, अगर आप यहाँ देखेंगे लार्सन टर्बो का, जो मैं जैसे मैं बोल रहा हूँ कि किस तरह का उनका रिटर्न रहा है। सो ओवरऑल अगर हम लोग जैसे अगर रेवेन्यू की बात करते हैं, सो रेवेन्यू उनका ऑलमोस्ट 10% से 10 साल में, 5 साल में 10 और 3 साल से अच्छा खासा 18% से बढ़ रहा है। ओके, और प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ लेकिन इतना बढ़ नहीं रहा है। ओके, वो 21 -2% है 3 साल का, इस साल में बढ़ा है। लेकिन ओवरऑल यहाँ 3 साल में दिख रहा है, लेकिन रिटर्न दिया है स्टॉक ने। अगर आप यहाँ देखोगे 31% 3 साल का, 5 साल में 21 और 1 साल में 37%। आरओई ऑलमोस्ट अभी एक्चुअली 3 साल का लिटिल बिट लोअर साइड है, विच इज अ लिटिल बिट वरिंग क्योंकि उनका मार्जिन में प्रेशर आ रहा है। लास्ट ईयर का वो 15 था। ओके, अब देखो कोई भी अगर कैपिटल गुड स्टॉक देखो, खास करके लार्सन टर्बो देख रहे हो, तो आपको दो चीज यहाँ सबसे अहम देखनी है एनालिसिस के बारे में, क्योंकि मैं आपको सब पॉइंट्स बता रहा हूँ जिससे आप एनालिसिस कर पाओ अच्छी तरह। एक तो आपको उनका ऑर्डर बुक देखना है और दूसरा है उनका मार्जिन कहाँ बैठा हुआ है। ओके, मार्जिन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। तो चले पहले हम लोग ऑर्डर बुक की बात करते हैं। तो अगर हम लोग ऑर्डर बुक की बात करें तो आप देखो कंसिस्टेंटली ये नो स्लोली एंड ग्रेजुअली बढ़ रहा था यहाँ से ना 42,000। ये क्वार्टर बाय क्वार्टर की बात कर रहे हैं हम लोग। ओके, तो ऑर्डर बुक बढ़ रहा था 38,000 73,900। एंड अगर हम लोग इस साल की बात करें, पिछले साल के, तो 65 89 क्वार्टर टू 24 बहुत अच्छा रहा। देन 76,000 करोड़, ये इंक्रीमेंटल ऑर्डर आ रहा है एवरी क्वार्टर। ओके, सिमिलरली क्वार्टर फोर 24 में 72,200 और इस क्वार्टर में जैसे क्वार्टर वन 25 में 70,900। यानी ये क्वार्टर थोड़ा लिटिल बिट उनका सॉफ्ट भी होता है, लेकिन ठीक है, डिसेंट ऑर्डर बुक है, इतना कुछ खास भी नहीं है। लेकिन हाँ, ये अगर आप देखोगे पिछले 1 साल में एक ही रेंज में घूम रहा है। उससे पहले के साल से तो एक्चुअली ना थोड़ा इंक्रीज हुआ है पिछले साल में। ओके, और उसमें काफी सारे इंटरनेशनल ऑर्डर्स के भी हाथ है। अगर हम लोग की फाइनेंशियल इंडिकेटर्स देखें तो अगर हम लोग क्वार्टर वन पिछले साल से इस साल का क्वार्टर वन देखोगे, ओके, तो नो year on year it is 8% growth. ओके, दैट इज इनफ्लो, ऑर्डर इनफ्लो की बात करें। ऑर्डर बुक की बात करें तो 19% से ग्रो है। इनफ्लो यानी हर क्वार्टर आपका कितना नया ऑर्डर आ रहा है, और ऑर्डर बुक तो क्या होता है, वो क्यूमुलेटिव फिगर होती है। तो वो 19% से बढ़ा है। रेवेन्यू 15% से बढ़ा है और पेट 12%। तो यानी ये, लेकिन हाँ थोड़ा कम हुआ है कंपेरेटिवली आगे से, लेकिन उसमें मार्जिन का थोड़ा प्रेशर है, परसेंटेज वाइज में बोल रहा हूँ। लेकिन ऑर्डर बुक ठीक ठाक है। नेट वर्किंग कैपिटल 13.9 एंड आरओई अभी 14.7 है, जो वो लोग प्लान कर रहे हैं कि हमको 18% तक ले जाना है आगे जाके। अगर आता है तो बहुत ही बढ़िया है, स्टॉक बहुत ही अच्छा परफॉर्म करेगा। अगर हम लोग बात करते हैं कि भाई जैसे मैंने ऑर्डर इनफ्लो की जो बात करी, ओके, सो इसमें मेनली चीज जैसे मैंने बोला कि ईयर ऑन ईयर अगर हम लोग कंपेयर करते हैं तो ओवरऑल अगर सॉरी यस, जून टू जून 19% इनफ्लो में, ये ऑलरेडी हमारी बात हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ग्रुप परफॉर्मेंस रेवेन्यू टू इबिटा, तो अब ये थोड़ा पीएनएल में बात कर लेते हैं। तो पीएनएल जैसे 15% से बढ़ा है। ओके, अब ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपैरिजन है।
ओके, उसमें पहले अगर आप ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे Q1 फाइनेंशियल 24 में 40% आपकी इंटरनेशनल रेवेन्यू थी, जो अभी बढ़ के 48% बढ़ा। जैसे मैंने बोला कि इंटरनेशनल रेवेन्यू अभी बढ़ रही, खास करके मिडल ईस्ट और सऊदी अरेबिया में नो काफी एक्सपेंशन प्लान हुए हैं, और वहाँ एक्सपेंशन, क्योंकि देखो वो ऑयल कंट्रीज है और उनको डाइवर्ट करना है, और काफी हद तक वो लोग काफी कंस्ट्रक्शन और काफी वहाँ फोकस कर रहे, रिन्यूएबल एनर्जी वो सब में भी कर रहे हैं, तो वहाँ एक अच्छा खासा फ्लो आ रहा है। ठीक है, फिर हम लोग जब ओपेक्स की बात करें तो 430 से 495 करोड़, विच इज ऑलमोस्ट 15%। इबिटा परसेंटेज सेम का सेम रहा है, 10.2 का 10.2%, तो यहाँ कोई ज्यादा चेंज नहीं हुआ है। ओके, तो दैट इज अ ग्रुप परफॉर्मेंस। अगर हम लोग बात करें कि इबिटा टू पैट में, अब इबिटा टू पैट में अगर जैसे यहाँ देखोगे तो फाइनेंस कॉस्ट ओके ऑलमोस्ट कम, डेप्रिसिएशन बढ़ा है, अदर इनकम थोड़ी कम हो चुकी है। ओके, ओवरऑल रिपोर्टेड पैट 24.9 के सामने 27.9, तो वो भी 12% से ग्रो हुआ है। सो 15%, तो ऑलमोस्ट सेम रेट से ही ग्रो हुआ है, जैसे इबिटा ग्रो है वैसे ही आपका पैट ग्रो हुआ है। अगेन कॉम्पोजिशन की हम लोग बात करते हैं तो ओवरऑल जो 709 बिलियन का जो ऑर्डर इनफ्लो है, उसमें से मैक्सिमम इंफ्रास्ट्रक्चर का है, 57% इंफ्रास्ट्रक्चर का है, एनर्जी 12% का है, हाई टेक मैन्युफैक्चरिंग 5%, अदर्स 3 एंड सर्विसेज आर 23। सो मैक्सिमम इंफ्रास्ट्रक्चर में और एनर्जी में प्लस सर्विसेज में फ्लो हो रहा है। सो टोटल ये ब्रेकअप दिया है कौन से सेगमेंट में ग्रो हो रहा है ऑर्डर बुक। अगर ऑल्सो गाइस कौन सी कंट्रीज में, ओके ये कंट्रीज में जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे कहाँ फोकस है इनका, तो डोमेस्टिक 54% है और मिडल ईस्ट 30% है, उसमें से खास करके सऊदी अरेबिया वन ऑफ द मेन कंट्री, यूएस एंड यूरोप 15% है और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज 1%। ओके, तो वहाँ एक अच्छा खासा फ्लो हो रहा है एट ए इंटरनेशनल लेवल। जब हम लोग ये ऑलरेडी हमने बात कर लिए, तो आगे बढ़ते हैं। सिमिलरली सेगमेंट वाइज ब्रेकअप, तो मैंने बताया कि 57% इंफ्रास्ट्रक्चर का है। अगेन जब हम लोग बात करते हैं कि भाई किन किन को ऑर्डर बुक, अगर हम लोग पब्लिक सेक्टर की बात करें तो कितना है, प्राइवेट सेक्टर, अगर आप देखोगे तो पब्लिक सेक्टर 79% है, प्राइवेट सेक्टर ऑलमोस्ट 21% है। तो ये जो पूरा सेगमेंट है ये पूरा पब्लिक सेक्टर का, तो मेजरली जो कॉन्ट्रैक्ट है उनके पब्लिक सेक्टर के कॉन्ट्रैक्ट है, और प्राइवेट ऑलमोस्ट 21% ही है। सो पब्लिक सेक्टर पे ज्यादा रिलायंस है ऑर्डर बुक के लिए। अगेन ओवर द क्वार्टर जो एक स्टेडी रिटर्न स्टेडी बढ़ा है और आगे जाके भी बढ़ेगा, क्योंकि देखो अगर ये इंटरेस्ट रेट कट होता है आगे जाके तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी बूम होगा, तो उनका बेसिकली ऑर्डर बुक बढ़ने ही वाला है। ओके, नाउ अभी ऑर्डर बुक थोड़ा कम क्यों हुआ, अगर आप देखो तो जैसे मैंने बोला कि ये थोड़ा कम हुआ एक साल में, जैसे हमने पहले भी ग्राफ भी देखा था, वो रीजन था कि इलेक्शन के वजह से काफी ऑर्डर बुक कम हुए, और एक्चुअली गवर्नमेंट भी चाहती है कि चलो इलेक्शन निकल जाए तो फिर नए ऑर्डर इशू होंगे, तो नेक्स्ट क्वार्टर एंड में आप देख सकते हो कि ऑर्डर बुक शायद बढ़े भी सही यहाँ। अगेन उनका जो बेसिकली गाइडेंस है एल&टी का, तो एल&टी का फोकस है कि कोर ईएनसी ऑर्डर फ्लो ज्यादा बढ़े। ओके, तो अगर इंटरनेशनली ये देखिए, ये डोमेस्टिक है और ये इंटरनेशनल है, तो नेक्स्ट साल के लिए वो बोल रहे कि डोमेस्टिक ज्यादा फ्लो हो गए कंपेयर टू इंटरनेशनल। ओके, तो वहां भी आपको पता है कि जियोपॉलिटिकल क्राइसिस ये सब चीजें, तो थोड़ा इम्पैक्ट आ सकता है। अगेन उनके पास लेबर की भी कमी है, काफी सारे जो अच्छे लेबर्स होते हैं ना वो मिडल ईस्ट में चले गए, खास करके सऊदी अरेबिया, तो वहाँ लेबर की भी अभी स्किल्ड लेबर की बहुत कमी लग रही है अभी एल&टी को, वैसे ही मैनेजमेंट ने अभी बोला था। अगेन वर्किंग कैपिटल आरओई जो है वो स्लोली एंड ग्रेजुअली, वो बोल रहे हैं कि वर्किंग कैपिटल स्लोइंग ग्रेजुअली नीचे जा रहा है, और आरओई स्लोइंग ग्रेजुअली ऊपर की साइड बढ़े। अब लेकिन ये इनका टारगेट है कि वो आरओई अराउंड 18% के आसपास आए, लेकिन हाँ काम चले, लेकिन हाँ वर्किंग कैपिटल कंट्रोल में है, सो दैट इज अ पॉजिटिव पॉइंट, क्योंकि अगर वर्किंग कैपिटल कंट्रोल में होता है तभी आपका इंटरेस्ट रेट
इंटरेस्ट कॉस्ट कैपिटल कंट्रोल में रहता है। जब हम लोग बात करते हैं लार्सन एंड टर्बो बाकी सब कंपनी से कंपेयर करते हैं, ऐसा डायरेक्ट कोई कंपैरिजन नहीं, क्योंकि एल&टी बहुत सारे सेगमेंट में है। लेकिन अगर आप देखोगे आरओई ऑलमोस्ट 14.68, आरओसी 13.4, तो ओके टाइप से, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, करंट सीएनपी बुक वैल्यू 5.7, तो मॉडरेट से ऊपर। ये पी 37, अभी ये पी एक्चुअली धीरे धीरे बढ़ रहा है। अगर हम लोग देखो तो इंडस्ट्री पी 44 है, उससे तो कम है, लेकिन ये बड़ा स्टॉक भी है, तो ये चीज आपको ध्यान है। आरओए 4.59, ईवी बाय ईबिटा 17.69, ओके। एंड डेट टू इक्विटी 1.35 है, आगे जाके ये कम होगी, ऐसे बात कर रहे हैं एल&टी। और अगर हम लोग बात करें कि किस तरह से ग्रोथ हुआ है पिछले 3 साल में 31, मैं बाकी सब कंपनी से इसलिए डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर रहा हूं क्योंकि वो डायरेक्ट कंपैरिजन के लिए है नहीं, ओके, दैट इज वाई। लेकिन 3 साल का ये तो हमने देख लिया, लेकिन 3 साल का रिटर्न 31%, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 3.24, तो अच्छा खासा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो से क्या पता चलता है कि आपके पास इतना फंड है, इबिटा इनफ है कि जैसे आप डेट ऑब्लिगेशन पूरा कर सके। फ्री कैश फ्लो भी है, एंड ओवरऑल अगर आप देखो तो नेट प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा कम है, लेकिन धीरे धीरे ये बढ़ सकता है अगर मार्जिन में इंप्रूवमेंट आता है। मार्जिन में प्रॉब्लम आ रहा है अभी, खास करके इंटरनेशनल मार्केट के वजह से। अगर हम लोग बात करते हैं कि भाई उनका फ्यूचर प्लान क्या है, क्या सोच रहे हैं, तो देखिए अभी जो Q1 रेवेन्यू ग्रोथ में जो भी हुआ, वो उसका वन ऑफ द मेन रीजन कि वो एक सीजनली वीक क्वार्टर होता है। ये जो Q1 होता है किसी भी साल का, वो सीजनली वीक क्वार्टर होता है। अगेन बेसिकली स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है और शार्प ग्रोथ इन रेवेन्यू, जिसकी वजह से बच गए, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये सीजनली वीक होता है। आगे जाके आगे के क्वार्टर अच्छे रहेंगे। डोमेस्टिक रेवेन्यू ग्रोथ वाज अफेक्टेड ड्यू टू इलेक्शन एंड लेबर इश्यूज। जैसे हमने बोला, इलेक्शन चल रहा था और लेबर इश्यूज भी काफी है, तो इसके वजह से वो बेसिकली अच्छा नहीं रहा। लेकिन हाँ, Q2 से, यानी ये सेकेंड हाफ से ईयर में, तो वहां एक रिवाइवल आने की शक्यता है एट द लेवल ऑफ ऑर्डर बुक एंड एवरीथिंग। अगेन इंटरनेशनल फ्लो भी फाइनेंशियल 24 में अच्छे खासे स्ट्रॉन्ग रहेंगे। इंटरनेशनल ऑर्डर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। सिमिलरली अगर हम लोग देखें तो रेवेन्यू ग्रोथ जैसे बात करें तो उनका गाइडेंस था अभी 15, तो वो बेसिकली अचीव कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं, ओके। लेकिन मार्जिन थोड़ा कम है, मार्जिन कम है, लेकिन आगे जाके उनको काफी बढ़ाना है। बेसिकली अगर हम लोग बोले कि विथ इंटरनेशनल 92% जो उनका होता है ना, वो मिडल ईस्ट आता है, जो हमने ऑलरेडी चेक किया कि मिडल ईस्ट वन ऑफ द मेजर कंट्रीब्यूटर इन द ऑर्डर बुक। सिमिलरली उनका जो पाइपलाइन है वो बेसिकली ना रिमेनिंग 9 मंथ्स और 10% से डाउन है, 9.1 ट्रिलियन है, ओके। मार्जिन इंक्रीज ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, डिक्लाइन इन हाइड्रोकार्बन प्रोस्पेक्ट्स, ओके। तो हाइड्रोकार्बन जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें थोड़ी नमी है, इसके वजह से थोड़ा डाउन है। अगेन एल&टी कह रहे कि इनका हिट रेट 20 to 25% होगा इन द डोमेस्टिक प्रोस्पेक्ट्स, ओके। तो डोमेस्टिक प्रोजेक्ट्स उनमें 20 to 25। अगेन वो लोग कह रहे कि वो ऑफशोर विंड प्रोजेक्ट्स में अपना हाथ पैर मार रहे, तो ऑलरेडी उन्होंने $100 मिलियन का ऑलरेडी उन्होंने ऑर्डर बुक सिक्योर कर चुके हैं, और ज्यादा हाथ पैर मारने वाले, क्योंकि वहां उनको एक अच्छी खासी स्केलेबिलिटी मिल रही है और रिन्यूएबल एनर्जी में फोकस है, तो वो भी मोस्टली मिडल ईस्ट और वहां वो लोग चाह रहे हैं कि यहाँ वो ग्रो हो। ऑल्सो सऊदी अरेबिया का जो एक वन ऑफ ऑर्डर बहुत आता है वो है एरेमको। एरेमको आपको पता है वर्ल्ड की लार्जेस्ट ऑयल कंपनी है, ओके। लेकिन वो अभी से थोड़ा डिक्लाइन हो रहा है, लेकिन वो डिस्कशन कर रहे हैं क्योंकि एक बड़ा क्लाइंट है कि वहाँ अदर क्लाइंट टू टारगेट गैस बेस्ड अपॉर्चुनिटी ओवरऑल कैपेक्स। तो गैस में, अगर ऑयल में नहीं तो गैस में उनको थोड़ी अपॉर्चुनिटी मिले। सी दे आर इन स्पेशलाइजेशन वर्क, तो कुछ चीजें बड़ी बड़ी कंपनी ही बना सकती है, टेक्नोलॉजी जो बहुत ही एडवांस, तो एल&टी वहां बहुत ही आगे है। Again, Middle East region is spending a lot on renewable and hydrocarbon, so next leg of spending will be railway and metro. देखो मैं खुद दुबई रहा हूँ, तो मुझे पता है 10 साल वहाँ अभी तक ट्रेन नहीं आई है मिडल ईस्ट में, तो वहाँ ट्रेन का भी बहुत बड़ा स्कोप है। अगेन रिन्यूएबल एनर्जी में भी बहुत बड़ा स्कोप है। Somehow मिडल ईस्ट में इंडिया इज ऑलवेज अ फोर्थ रनर टू गिव अ सर्विस।
काफी सारी सर्विस अगर आप मिडल ईस्ट में देखोगे, अगर आप देखो यूएई, देन ओमान, देन कतार और सऊदी अरेबिया, नो कुवैत, यहाँ सब जगह इंडियन कंपनीज की बोलबाला होती है नो, क्योंकि हम लोग कंपेरेटिवली चीप कोट करते हैं और अपना लेबर भी चीप होता है। तो एक्चुअली उसके वजह से ना उनको और अपनी स्पेशलाइजेशन तो है, तो वहां एक बड़ा स्कोप है जिसपे एलएनटी फोकस करे। लेकिन क्या हो रहा है, एलएनटी बोल रहे हैं कि भाई हम लोग वर्कर्स को तो भेजते हैं, लेकिन उनको जैसे स्किल मिलता है वो वहीं के ही हो जाते हैं और वहीं कोई कंपनी में डाइवर्ट हो जाते हैं, तो स्किल लेबर चले जाते हैं। करेक्ट। अगेन अभी जैसे बात की थी कि आरओई उनका 14.7 है, उनका टारगेट है 18% आरओई, लेकिन स्लोली एंड ग्रेजुअली होगा, लेकिन हाँ उन पे उनका काम चल रहा है। अगेन उनका ये जो आरओई नया है वो 18% कैसे अचीव हो सकता है, तो वो है एक तो रिडक्शन इन लॉसेस फ्रॉम हैदराबाद मेट्रो एंड विच कैन ऐड 1% टू आरओई। हैदराबाद मेट्रो में ना उनका अच्छा खासा लॉस हुआ था जब ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ था, तो वहां थोड़ा कम होता है, तो 1% आरओई में ऐड होता है। अगेन इंप्रूवमेंट इन मार्जिन ऑल्सो कैन ऐड 1%, जो अभी हो नहीं रहा है। मार्जिन एक तरह का नो नीचे गया है कंपेयर टू ऊपर, तो यहाँ अगर इंप्रूवमेंट आता है तो आरओई में ऐड होगा। Again, capital restructuring in terms of rewarding schedule which can add 1% to ROE. So these are the main points जिससे वो अपना 18% का ROE टारगेट करना चाहते हैं, और ये अचीवेबल है, ऐसा नहीं कि बहुत डिफिकल्ट है, हाँ लेकिन उन पे काम काफी लगेगा। तो सिमिलरली गाइस, अगर हम लोग बात करें कि आगे जाके उनकी पाइपलाइन में क्या ज्यादा होगा, तो जैसे मैंने बोला कि इम्प्रूवमेंट इन एनडब्ल्यूसी एंड आरओई, ओके, वो उनपे फोकस रहेगा उनका ज्यादा, और जिससे ही शेयर होल्डर की वैल्यू बढ़ेगी। लेकिन इन सब में कुछ कंसर्न रहता है कि उनका जो स्लो डाउन इन ऑर्डर इनफ्लो, डिले इन कंप्लीशन ऑफ, अगर ऑर्डर इनफ्लो में स्लो डाउन आता है या तो इंटरनेशनल तो डोमेस्टिक में प्रॉब्लम आ सकता है। अगेन मेगा एंड अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स में डिले होती है। अगेन शार्प प्राइस इन कमोडिटी प्राइस, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, एंड मैं यहाँ एक पॉइंट और ऐड करता हूँ कि लेबर का स्किल लेबर नहीं मिलते हैं, एंड फ्यू इंक्रीज कंपनी फ्यू डाउनसाइड रिस्क, तो वो कुछ रिस्क है। हम जो बोल रहे 18% आरओई अचीव करो यहाँ से अच्छे खासा ग्रोथ लाने के लिए, तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने आपको बोले कि वो आपको ध्यान में रखने हैं जब हम लोग बात करते हैं ओवरऑल यहाँ से कहाँ लग रहा है कि कहाँ एलएनटी जाएगा। लेकिन एलएनटी ओवरऑल अभी तक जो जर्नी रही वो काफी बेटर है, वो काफी बेटर है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने, टू बी ऑनेस्ट, इतनी बड़ी कंपनी इस तरह से ग्रोथ दे रही, सो विच इज कमांडेबल, वी कैन नॉट डिनाई दैट। और एक कह सकते हैं कि नो हमेशा एलएनटी एक तरह से क्राउन ही रहा है कैपिटल गुड इंडस्ट्री में। हम लोग थोड़ा इसके मार्जिन पे थोड़ा फोकस करते कि मार्जिन पे कहाँ उनका, अगर आप देखो तो उनकी सब्सिडरीज भी है। तो एक मैं आपको सिर्फ थोड़ा ओवरव्यू देना चाहता हूँ, और हम लोग देखना चाहते हैं कि भाई अगर प्रॉफिटेबिलिटी बड़ी नहीं है 3 साल में, मैंने बताया कि नो ऑलमोस्ट बढ़ी ही नहीं है, एक्चुअली 2% माइनस दिख रहा है, तो ये बड़ा कहाँ है, तो देखते उसके लिए मैं जस्ट आई शेयर यू द स्क्रीन, क्योंकि ये जानना भी बहुत जरूरी है कि आखिर स्टॉक प्राइस बढ़ कैसे रहे। सो टॉकिंग अबाउट दैट, अगर हम लोग एलएनटी में देखें ओवरऑल, तो ये अगर हम लोग 3 साल का भी चार्ट देख लेते हैं यहाँ, सो यहाँ देखिए पी रेशियो जो देख रहे हो ना आप, यहाँ एक चेंज आया है। जो पहले पी रेशियो अगर आप एवरेज देखो ना, ये एवरेज है, तो एवरेज अराउंड 20 to 23 में रहता था, अभी वो बढ़ के 37 हो गया है। ये 32 33 था, सॉरी 37। और यहाँ देख रहे हो, यहाँ से ये पी ऑलमोस्ट 16 था, तो 5 साल का अगर आप देखोगे तो ये पी ऑलमोस्ट 16 19 20 के आसपास घूम रहा था। 2021 से इसका पी री रेटिंग हुआ है, और आप देखो किस तरह से बढ़ रहा है। पी रेशियो फीस ऑलमोस्ट स्टैग्नेंट है, लेकिन बाद में बढ़ने लगा, और ये बढ़ने का रीजन भी एक है कि आपका ईपीएस में जंप आया था। ना यही होता है कि जैसे आपका ईपीएस में स्लोली एंड ग्रेजुअली जंप होता है तो पी रेशियो बढ़ता है। इसके वजह से 3 साल में अगर आप देखो प्रॉफिट ग्रोथ इतना बड़ा नहीं है, ओके, 3 साल का अगर क्योंकि अगर आप यहाँ देख सकते हो ना कितना बड़ा प्रॉफिट जंप था, उसके बाद इतना ग्रोथ नहीं, और अभी ऑलमोस्ट सेम है। तो जस्ट बिकॉज पी रेशियो बढ़ा है इसलिए ये स्टॉक ने अच्छा खासा परफॉर्म किया है। सिमिलरली दूसरी चीज मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि अगर हम लोग बेसिकली हम लोग मार्जिन्स की बात करें, ठीक है, तो ओवरऑल जैसे यहाँ इनकी काफी सारी सब्सिडरीज है, ओके, और ये लाइक एलटीआई, माइंड ट्री एंड ऑल दैट, तो यहाँ सब कुछ आ जाता है माइंड ट्री। लेकिन
ओवरऑल में अगर आपकी मार्जिन की बात करूँ तो इंफ्रास्ट्रक्चर में 7% है। तो ये क्या होता है कि ये मार्जिन काफी कम रहता है। ऑफ कोर्स आईटी और फाइनेंशियल सर्विस यानी एल&टी फाइनेंस और वो सब के, तो वहां हमेशा मार्जिन ज्यादा रहता है। तो यहाँ जो मार्जिन है ना वो और इम्प्रूवमेंट आता है तो ही एल&टी में इम्प्रूवमेंट आएगा मार्जिन पॉइंट ऑफ व्यू। इवन अगर हम लोग ईयर ऑन ईयर अगर कंपेयर करें, अगर ये देखें कि यहाँ से आपको ज्यादा पता चलेगा कि ये देखिए कि मार्जिन किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर में 7 का 6 हुआ और ये 5 हो गया, करेक्ट। तो यहाँ इंप्रूवमेंट में आने की जरूरत है। बाकी ये तो सब्सिडरीज कंपनीज है, इसलिए उसमें आप देख नहीं सकते। जस्ट टू शो यू अगेन, इफ यू वांट टू नो, तो किस तरह से सब्सिडरीज कंपनीज का एलोकेशन हुआ होगा। गाइज मैं थोड़ा डिटेल में जाऊं जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। तो अगर आप देखो इनका जो सेगमेंट आप देखेंगे ओवरऑल, ठीक है, तो बेसिकली बिजनेस सेगमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर जो 51% ऑफ रेवेन्यू है, हाइड्रोकार्बन 30% है, पावर सेगमेंट 3% है, डिफेंस इंजीनियरिंग 7% है, हैवी इंजीनियरिंग 2% है, ओके, और अदर्स 4% है। तो मैक्सिमम आपका ऑलमोस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ही है। उनकी जब हम लोग सब्सिडरीज की ऑर्डर बुक की हम लोग बात करें तो उनका काफी रिकॉर्ड है, ऑर्डर बुक है ऑलमोस्ट 4 ट्रिलियन प्लस 2 ट्रिलियन इन 2023 वापिस और है। तो 62% ये तब की बात है 23 की, और ये जो बाकी सब बिजनेस है उसकी बात हो रही है। सो ये आपको बताने के इसलिए मैंने वन ऑफ द रीजन ये था कि आपको पता चले कि मार्जिन इंप्रूवमेंट कहाँ से आएगा। तो मार्जिन इंप्रूवमेंट अगर आना चाहिए तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में आना चाहिए। जो हम लोग 5% पिछले साल तक देखे तो वो अगर 6-7 जाते हैं और थोड़ा ऊपर जाते तो मिलेगा, लेकिन वो कब होगा, जब इट विल बी ए कंड्यूसिव एनवायरमेंट, मिडल ईस्ट से काफी अच्छे प्रोजेक्ट्स आएंगे और डोमेस्टिक में भी एक पिकअप होगा तो फर्क पड़ेगा। तो वहां से मार्जिन बढ़ सकते हैं, और अगर मार्जिन बढ़ेगा और थोड़े लॉसेज इनके जैसे हैदराबाद रेलवे और वहां सब फायदा होगा तो आरओई अपने आप एक्सपांड होगा, जो 15 to 18% टारगेट होता है। अगर ये होता है तो ये स्टॉक सही में अच्छा परफॉर्म कर सकता है, जो अभी करते आया है पिछले 5 साल में। अगेन ये सब जो मैंने इंफॉर्मेशन दी है आपको गाइस, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड फॉर द एजुकेशन पर्पस के किस तरह से आप एल&टी को रिव्यू कर सकते हो और क्या क्या मेन चीजें आपको ध्यान में लगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक शेयर दिस वीडियो टू एवरीवन, डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल। और आप अगर चाहते हो कि इस तरह से कोई और स्टॉक भी हमारे एंड से रिव्यू हो तो प्लीज पुट ये कमेंट बॉक्स में, नेक्स्ट टाइम आपका जरूर स्टॉक रिव्यू करेंगे। और आप चाहते हो कि किस तरह से ये रिसर्च किया जाता है तो लिंक दी गई है नीचे मास्टर क्लास की, जो ऑलमोस्ट 1500 रुपये फ्री में अभी अवेलेबल है। क्लिक कीजिए और डू अटेंड द सेशन। वर्कशॉप होगा मोर देन 2 आवर्स का, वो आप अटेंड करें जहाँ हम लोग फंडामेंटल की बात करते हैं। चलिए अभी हम लोग बात करते हैं आपके क्वेश्चन आंसर, जो कल काफी सारे क्वेश्चन आंसर आए थे उसके बारे में बात करते हैं। कुछ है तो आई जस्ट टेक फ्यू मिनट्स आउट ऑफ दिस, ओके। तो अनादि 8G बोले कि सर ये वीडियोस आर वेरी यूजफुल, थैंक यू अनादिर। आरेसान बोल रहे कि सर प्लीज टेल फिगर्स इन इंग्लिश, वी साउथ इंडियन कैन नॉट इंग्लिश। मैं नॉर्मली आरेसन प्रसन्न में इंग्लिश में ही फिगर्स तो इंग्लिश में ही बोलता हूँ। हाँ, लैंग्वेज हिंदी रखिए क्योंकि मास लोगों को समझ पड़े, ज्यादा से पब्लिक को समझ पड़े। बट यस, आई विल ट्राई टू मेक इट इन इंग्लिश ओनली, ऑलवेज टेल द नंबर्स इन इंग्लिश ओनली, ओके। विलासा लुंका बोल रहे कि थैंक यू सर जी फॉर माय रिक्वेस्ट ऑन बीएससी। तो मैंने कल जो बीएससी का जो वीडियो बनाया था, अगर आपने नहीं देखा तो वो आप देख सकते हो, तो उसमें काफी डिटेल में बात की थी। देन 1 मिनट, सो अनिल भारद्वाज बोले कि इफ समवन होल्ड शेयर्स मोर देन 2 years देन हाउ मच एलटीसी विल चार्ज। अनिल भारद्वाज वही होगा, 12.5% ही चार्ज होगा। एनीथिंग अबव 1% you will get a 12.5%. You have to pay a long-term capital gain. Okay, so long-term capital gain about 2 years or 1 year, whatever it is, above 1 year it is 12.5% as per the new rule. फिर दूसरा क्वेश्चन है मिलिंद देवपुरकर का कि सर आई बॉट 3000 क्वांटिटी, ओके, आई बॉट BSC at 3200 शेयर्स और बहुत हैवी लॉसेस में, वो क्या करना चाहिए। ऑल्सो PNB स्टॉक भी उन्होंने बाय किए, तो उसमें भी क्या करने चाहिए। 800 स्टॉक बाय किए 140 है। तो एक ही चीज बोलना चाहता हूँ मिलिंद जी, नो दैट आई थिंक BSC में आप देख लीजिए, लेट अस वेट
क्या आता है 7 अगस्त को उनका रिजल्ट है, क्या बोल रहे बीएससी, आगे जाके उनका वॉल्यूम कैसा रहेगा और अगेन ये क्वार्टर में कैसा परफॉर्म है, और ऑल्सो सम पेपर्स आर कमिंग ऑन डेरिवेटिव्स, तो उससे हमें ज़्यादा पता चलेगा कि यहाँ से क्या डायरेक्शन है। इक्विटी कल्ट इन इंडिया में चलता रहेगा, ऐसा नहीं कि नहीं चलेगा, काफ़ी लोग इक्विटी मार्केट में आएंगे, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री सब में आएंगे गाइस, तो ऐसा नहीं है कि वॉल्यूम तो बढ़ने ही वाला है बीएससी का, लेकिन क्या ट्रांजैक्शन कॉस्ट कितने से बढ़ेंगे, ट्रांजैक्शन रेवेन्यू कितने से बढ़ेंगी, और अगेन क्या ये अभी ओवर वैल्यूड हो गया, वो सब हमें पता चलेगा जब रिजल्ट आएगा, और प्लस अभी जो सेबी वापस जो लेके आ रहे हैं नए पेपर्स, वो देख के हमें पता चलेगा। सो आई थिंक यू कैन वेट फॉर दैट, अदरवाइज पीएनबी आई एम नॉट टू मच bullish about it, so that is my opinion, but guys, do your own research before investing, and this is just a suggestion, I'm a SEBI registered research analyst, तो मुझे ये बोलना पड़ता है कि भाई खुद का रिसर्च करके इन्वेस्ट करना, दिस इज जस्ट अ इंफॉर्मेशन सजेशन फ्रॉम माय साइड। ओके, सीताराम बोले थैंक यू फॉर योर वंडरफुल एनालिसिस एंड ऑल दैट। ओके, थैंक यू। रामाचंद्रन बोले कि सर प्लीज रिव्यू CDSL शेयर, नहीं प्लीज व्हाट अबाउट CDSL, आई थिंक इट्स अ स्टॉक टू बी केप्ट, लेट्स सी। यहाँ से आई थिंक अभी भी यानी ये सब जो LTCG STC ये सब आया है, मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा फर्क पड़ने वाला है CDSL को, तो मेरे हिसाब से आप होल्ड कर सकते हो। तो चलिए यहाँ तक रखते हैं, एंड आई थिंक विल टेक इट योर क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम। सो थैंक यू वेरी मच गाइस, आप क्वेश्चन लिख सकते हैं, एंड आई विल सी यू सून। क्लिक द बिलो लिंक एंड जॉइन अवर सेशन, इट इज फ्री करंटली। ओके।